बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसी थ्रू रजिस्टर। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल, आसान और छोटा सा टॉपिक है। और बच्चों, आपको ये और भी अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको फेज ऑफ एसी का कंसेप्ट आता है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फेज ऑफ एसी का टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है ना बच्चों, जिसको समझने के बाद ही आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। इसलिए उसका जो वीडियो लिंक है वो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप पहले उसको एक बार देख लीजिए ताकि आप इस पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए। राइट, ओके। अब इसमें हमने डिस्कस क्या करना है, एसी थ्रू रजिस्टर में हम क्या सीखेंगे। बच्चों, एसी थ्रू रजिस्टर में हमने ये सीखना है, एक रजिस्टर लेंगे, उसके अक्रॉस आप एक एसी सोर्स लगाएंगे और यहां पे आप स्टडी करेंगे कि इसमें करंट और वोल्टेज के दरमियान एक कैसा रिलेशन पाया जाता है। क्या करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं या उनमें कुछ फेज डिफरेंस आ जाता है। अगर फेज डिफरेंस आ जाता है तो कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, ये सब चीजें हमने जाननी है और सीखनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये रहा हमारा रजिस्टर और साथ में हमने एक एसी सोर्स में लगा दिया। अब ये जो सर्किट बना है ना, इस सर्किट को हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं या सिंपली हम इसको रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। अ सर्किट इन विच एन एसी सोर्स इज कनेक्टेड ओनली विद अ रेजिस्टर इज कॉल्ड रेजिस्टिव सर्किट, या हम इसको प्योर रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे जी इस सर्किट के ऑपरेशन के ऊपर। अब जैसा कि आपने यहां पे एसी सोर्स लगाया हुआ है जो कि एसी करंट यहां पे फ्लो कराएगा। एसी करंट के बारे में हमने बड़ी डिटेल से बात की थी। ये एक बाई डायरेक्शनल करंट होता है। इसकी जो वेव फॉर्म थी वो कुछ इस तरह से थी। ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास अगर इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल चल रहा है और चार्जेस जो है वो इस तरह से सर्किट में फ्लो कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चार्जेस जो है वो फ्लो करना शुरू कर देंगे। राइट, ये हमने ये चीज सीखी थी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होता है, करंट अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है। ठीक है, तो ऑपरेशन के अंदर जो थ्योरी में आप पॉइंट्स लिखते हैं, पहला पॉइंट आपने यही बना के लिखना है पेपर के अंदर। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पेपर में जो है वो लिखने में भी आसानी हो। इन पॉजिटिव हाफ साइकिल इलेक्ट्रॉन फ्लो इन वन डायरेक्शन एंड इन द नेगेटिव हाफ साइकिल इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सिंपल है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो असल बात सीखने की ना वो क्या है, असल बात यहां पर यह कि इसमें जो करंट और जो वोल्टेज है वो दोनों सेम टाइम पे अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचते हैं, सेम टाइम में अपनी जीरो पोजीशन के ऊपर पहुंच रहे होते हैं। अगर मैं आपको ग्राफ से समझाऊं तो देखिए, ये हमारे पास इसकी दोनों की ग्राफ है। ये देखिए यहां पर ये जो रेड कलर का है ना, ये करंट को शो कर रहा है। जब करंट जीरो है, ठीक है, तो ये ब्लू कलर के जो वोल्टेज देख रहे हैं वो भी क्या है, इस टाइम पे जीरो है। जब करंट अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आ रहा है तो उसी वक्त पे वोल्टेज भी अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर आ रहा है। वापस जब करंट अपनी जीरो पोजीशन पर आता है तो वोल्टेज भी देख सकते हैं दोनों के दोनों जीरो पर इकट्ठे आए हैं। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव मैक्सिमम पर आते हैं तो दोनों एक ही टाइम में आते हैं, फिर से दोनों जीरो पर आते हैं। ठीक है, तो ये बात यहां पे बताई जा रही है, करंट एंड वोल्टेज आर जीरो एंड मैक्सिमम एट द सेम टाइम। सो करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। अब इन फेज का कांसेप्ट मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल से आपको बताया था फेज ऑफ एसी में, इसीलिए मैंने कहा था कि उस टॉपिक को पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, वहां पर मैंने बताया था कि आपके पास दो वेव फॉर्म है, अगर उनके जीरो पॉइंट्स एक ही पोजीशन पर आ रही है, उनकी मैक्सिमम पोजीशन भी एक ही टाइम पर आ रही है। देखें यहां पर इसका जीरो एक ही पोजीशन पर आ रहा है, इन दोनों का जीरो पे देख सकते हैं, एक ही पोजीशन पर आ रहा है, यहां पर भी जीरो एक ही पोजीशन पर आ रहा है, मैक्सिमम भी एक ही पोजीशन पर आ रहे हैं, एक ही टाइम पर आ रहे हैं, और ये नेगेटिव मैक्सिमम भी एक ही टाइम पर आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर दो आपके पास वेव्स आ जाएंगी या वेव फॉर्म आ जाएंगी तो उनको हम बोलते हैं ये इन फेज हैं। ठीक है, तो यही बात आपने यहां पे लिखनी है बहुत ही आसान और सिंपल वर्डिंग के अंदर। ठीक है, कि ये अपनी मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन सेम टाइम पर आते हैं, इसलिए हम कहेंगे ये दोनों क्या हैं, इन फेज हैं। अब इस बात को मैथमेटिकली भी आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और छोटी सी डेरिवेशन है वो भी साथ में लिख देंगे। वो डेरिवेशन क्या लिखेंगे, दो स्टेप की डेरिवेशन है। देखो बच्चों, ये आपने लगाया एक एसी सोर्स, ठीक है, जो बेसिकली एसी जनरेटर हमारा मेन एसी सोर्स है। ठीक है, अब उसको आपने पढ़ रखा है, उससे जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू की एक इक्वेशन मिलती है वैल्यू ऑफ वोल्टेज की, वो क्या थी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, V नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ठीक है, अब इसी से हमने बनानी है करंट की इक्वेशन और फिर दोनों को हमने रिलेट करना है। ये वोल्टेज की इक्वेशन आके इसी जनरेटर वाले टॉपिक से हमें मिली। ठीक है, ये अपनी याद रखनी है। अब ओहम लॉ को यूज करते हुए ना इसी से आपने
करंट की इक्वेशन बना लेनी है। आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है ओहम लॉ, ठीक है। अब अगर ये बात करें जी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, यानी किसी भी एक लम्हे वोल्टेज की जो वैल्यू होती है उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा, V इक्वल टू आई आर, यहां पर I इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट को शो कर रहा है और R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम V0 की बात करें, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, तो फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ये दोनों रिलेशन बिल्कुल सिंपल है, V इक्वल टू आई आर, सिंपली ये V है तो आई आर हो जाएगा, ये V0 है तो आई नॉट इंटू आर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, V इक्वल टू आई आर आ जाएगा और V0 इक्वल टू आई नॉट इंटू आर आ जाएगा, साइन थीटा वैसे ही रहा। अब इधर भी आर है, इधर भी आर, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे देखिए आप I इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन 1 आ गई और ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गई, ये वोल्टेज के लिए और ये करंट के लिए, और दोनों देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर, दोनों में साइन फंक्शन पाया जा रहा है, इसीलिए दोनों की वेव फॉर्म में बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है। अच्छा, अब जब जो है वो अभी हम टाइम को जो है वो जीरो लेते हैं दोनों, ठीक है, दोनों केसेस में जीरो लेंगे तो थीटा भी क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा, तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, ठीक है। दोनों की वैल्यू भी, करंट भी हमें जीरो मिलेगा और वोल्टेज भी हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू बढ़ा के हम 90 करते हैं, यहां पर भी थीटा की वैल्यू आप जो है वो क्या करते हैं, 90 करते हैं, ये भी आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये भी आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो देखिए दोनों की जो है वो सेम टाइम पे मैक्सिमम वैल्यूज आए। फिर आप जो थीटा को और बढ़ा के यहाँ पे क्या कर दें, 180 कर दें, ये भी आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 कर दें, ये भी आपको जीरो वैल्यू मिल जाएगी, तो दोनों थीटा इज इक्वल टू 180 के ऊपर आके दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पे जीरो पर आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बना रखी है, देखिए ये एंगल के रिस्पेक्ट से 0, 90, 180, 270 एंड 360, ठीक है। ये एंगल के रिस्पेक्ट से मैंने वहां पर ये एक जो है वो शो किए हुए डायग्राम, ठीक है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैथमेटिकली भी आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि दोनों जो है एट द सेम टाइम दोनों इस जीरो पर ही हैं, दोनों मैक्सिमम वैल्यू पर हैं, दोनों फिर जीरो पर आई, दोनों फिर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम पर आई, उसके बाद फिर दोनों जो है वो यहाँ आ जाती हैं, जीरो पर आ जाती है, ठीक है। तो ये छोटी सी आसान सी डेरिवेशन भी होगी। उसके बाद इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है, तो आपने इस तरह से दोनों वेव फॉर्म बनानी है, एक को करंट और एक को वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इनको इन फेज शो करना है, दोनों के 0 पॉइंट मैच करेंगे, ठीक है। ये देखें ना, ये जो वेव है ना, ये वाली वेव, ये एक वेव है, इसका ये 0 पॉइंट होता है, यानी बिल्कुल जीरो पे है जब ये भी जीरो वाला पॉइंट है, ये भी जीरो वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इनके जीरो वाले पॉइंट एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट आने चाहिए, और जो मैक्सिमम वैल्यूज है वो भी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव मैक्सिमम है चाहे वो नेगेटिव मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इसकी वेव बना देनी है, ठीक है। और ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर I और V दोनों क्या हैं, इन फेज है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन रह जाती है, ठीक है। बच्चे ये देखते हैं कि यहां पर वोल्टेज जो है वो उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड कम है, ऐसा क्यों है? तो देखो V इज इक्वल्स टू आई आर, ओहम्स लॉ। जो V होता है ना, वो करंट को R से मल्टीप्लाई करें तब उसके बराबर आता है। ये V अकेला बराबर है I मल्टीप्लाई बाय R के, I के साथ R मल्टीप्लाई होता है तब वो वोल्टेज के इक्वल आता है। इसका मतलब यहां से ये चीज क्लियर हो रही है कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इफ R इज ग्रेटर देन 1, अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो फिर वोल्टेज की वैल्यू करंट की वैल्यू से ज्यादा होती है, वोल्टेज की वैल्यू करंट की वैल्यू से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस चीज को हमें नहीं देखना ज्यादा है या कम है, आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है कि एट द सेम टाइम जीरो पर हो और एट द सेम टाइम दोनों अपने मैक्सिमम पर हो। अगर ये अपने मैक्सिमम पर है तो ये भी तो अपने मैक्सिमम पर है, ये चीज हमने देखनी, ये नहीं देखना कि ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये इसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो चलो ये पॉइंट भी आपका साथ ही यहां पर क्लियर हो गया कि क्यों वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा और करंट की वैल्यू जो है वो ग्राफिकली हम कम शो करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो यहां पर ये हमने इसका ग्राफ बनाना भी सीख लिया, राइट। अब ये जो डायग्राम है आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, आप खाली ये बना दें, इसका और मकसद मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। अच्छा जी, तो यहां तक हमने इसको सीख लिया कि जब एसी एक रजिस्टर से पास करता है, यानी एसी सोर्स को आप एक रजिस्टर के अक्रॉस आप लगाते हैं, तो यहां पे करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज होते हैं, ये बात याद रख लो, भूलनी नहीं है ये बात, ठीक है। कि जब आप एसी सोर्स रजिस्टर के अक्रॉस अटैच करते हैं तो यहां पे करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज रहते हैं, उसमें कुछ भी फेज डिफरेंस नहीं पाया जाता, राइट। ओके जी, अब हमने इनकी फेजर डायग्राम या इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहले भी ये चीज हो चुकी है, बता चुका हूं ये चीज कि वोल्टेज और करंट दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इन टॉपिक्स के अंदर हम इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिससे हमें इनको समझने में आसानी होती है, ठीक है बच्चों।
तो यहां पर भी हमने इनकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक एंगल थीटा है, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट से क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही होती है ना, आपको मैंने बताया था कि लास्ट लेक्चर के अंदर कि यहाँ पे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू v0 जो है वो 0 मिलेगी, आप 90 रखेंगे इसकी वैल्यू v0 मिलेगी, इसकी वैल्यू 180 रखेंगे ये फिर 0 मिलेगी वोल्टेज की वैल्यू। तो एंगल चेंज करते हैं ना जैसे जैसे, वैसे वैसे इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। और यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये जब बिल्कुल जब इस तरह है तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 मिल रही होती है आपको। जैसे जैसे ये ऐसे टर्न करता है, एंगल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो बढ़ती जाती है, ठीक है। और जब ये 90 पर आ जाता है इस तरह से, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको मिल रही होती है। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है ना, तो देखिए एंगल के बढ़ने के साथ साथ ना इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना, इसका ये परपेंडिकुलर यहां से लेकर यहां तक, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट बढ़ता है, इसी की रिस्पेक्ट से देखिए इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है। जब ये एंगल यहां से यहां आ गया, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखिए इतना हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए ये वैल्यू इसकी बढ़ गई, जैसे जैसे ये और ऊपर जाता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट और बड़ा होता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू और बढ़ती जा रही है। जब ये 90 पर आता है तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ये मैक्सिमम पोजीशन पर होता है, ठीक है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू होती है, इसकी पीक वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, ये चीज आपने सीख ली। अब ये यहां से एक बात ध्यान में रखें कि जब ये यहां पर होगा ना, ये पॉइंट इस पोजीशन पर, तो ये मार्कर जो है बिल्कुल इस तरह से होगा पॉइंटर। जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू ऊपर आती रहेगी, ऊपर आती रहेगी। जब ये मैक्सिमम पर आएगा ये भी मैक्सिमम पर आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये वाला पॉइंट है तो इसका वेक्टर यूं है, जब ये वाला पॉइंट है इसका वेक्टर यूं है, ठीक है। अब हमने इसकी फेजर डायग्राम देखनी है। अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टाइम t इक्वल टू भी 0 है, ठीक है। इस टाइम पे आप देखो करंट भी 0 पर है, वोल्टेज भी 0 पर है। और जब ये 0 पर होती है ये वैल्यू, तो हमारा जो ये वाला वेक्टर है वो यूं होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसलिए जब करंट की बारी आएगी 0 पर, तो ये आपको जो है वो इस तरह से रेड कलर का ये एरो दिख रहा है, ये ऐसे। और वोल्टेज भी इस पॉइंट पर क्या है, 0 है, तो वोल्टेज भी फिर इसी तरह से होगा। तो ये दोनों के दोनों जो है वो हमारे पास इस तरह से पैरेलल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो फेजर डायग्राम में आप शो करते हैं वो I और V को इस तरह से दोनों को आप पैरेलल शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके अलावा भी और डिफरेंट पोजीशन के ऊपर करके दिखाता हूं, हमेशा आपके पास ये पैरेलल ही रहेंगे। अब क्या करते हैं जी, यहां से ना थोड़ा सा एंगल आप ऐसे टर्न करके ऊपर जाते हैं, यहां से टर्न करके आप थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी ले जाएंगे तो फिर भी आपके पास ये I और V जो है ना, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल थ्रू एंगल थीटा की अगर हम बात कर ले, तो I और V फिर भी आपके पास दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे। आप इसको मूव करते हुए मैक्सिमम पे ले जाए 90 पे, ठीक है। जब ये इन पोजीशन पर आ जाएंगे ऐसे, तो देखिए ये अपने मैक्सिमम पर है, ये भी अपने मैक्सिमम पर है। जब ये अपने मैक्सिमम पोजीशन पर होती है तो इसकी एरो कैसी होती है, जब ये 0 था यूं, जब ये मैक्सिमम पाती है तो एरो यूं होती है ऐसे, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर एरो यूं होती है। तो जब ये अपने मैक्सिमम पर है करंट, तो वोल्टेज भी तो उसी वक्त मैक्सिमम पर है ना। तो इसलिए अगर करंट यूं होगा तो फिर वोल्टेज भी तो साथ इसी तरह से होगा। तो फिर भी ये दोनों के दोनों ऐसे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये देख सकते हैं ऐसे पैरेलल। तो किसी भी पोजीशन में देखें ये दोनों पैरेलल ही होंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाले डायग्राम याद रखनी है बच्चों। ये डायग्राम और ये डायग्राम जो है वो सिर्फ आपको समझने के लिए थी। जो डायग्राम आपने याद रखनी है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाले डायग्राम, इसको आपने याद रखना है, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं जी पावर लॉसेस इन रेजिस्टर की तरफ, यानी कि इस रेजिस्टिव सर्किट के अंदर पावर लॉसेस को अब हमने कैलकुलेट करना है, राइट, ओके। अब बच्चों आपको ये बता दूं कि इससे पहले अभी तक जो आप पावर के कैलकुलेट करने के लिए फार्मूले यूज कर रहे थे वो ये थे, P इक्वल टू I इंटू वी, या इसकी मॉडिफाइड फॉर्म जो कि हम ओहम लॉ को इस्तेमाल करते हुए बनाते थे, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, या P इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। ये वो फार्मूले थे पावर कैलकुलेट करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते थे। याद रहे ये आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके पास करंट और वोल्टेज दोनों इन फेज हैं। अगर उनमें फेज डिफरेंस आ गया तो फिर आप इन फार्मूले की बजाय ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, P इक्वल टू I V cos ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं जी किस तरह से हम इसके अंदर पावर को जो है वो कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आपके पास जो करंट और वोल्टेज है ना, दोनों इनकी जो वेवफॉर्म मिली है, इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है और उसकी प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगा, पावर का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा भी है, पावर कर्व फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट is obtained from the product of instantaneous value of I and V। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी किसी भी लम्हे करंट की या वोल्टेज की क्या वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करके ही आपको पावर का कर्व जो है वो मिलेगा, ठीक है। पावर इज पॉजिटिव एक्सेप्ट एट 0, 180 एंड 360 डिग्री। देखिए अगर देखा जाए एंगल के हिसाब से तो ये वाला पॉइंट 0 बनता है, ये वाला पॉइंट 180 और ये वाला पॉइंट 360। तो यहां पर ये जो तीन पॉइंट है ना, 0, ये 180 और ये 360, ग्राफ में आप देख सकते हैं यहां पर ये 0, ये 180 और ये 360, ये जो आपको ग्राफ मिला है ब्लैक कलर का, ये असल में पावर का ग्राफ है। अभी आपको मैं समझाता हूं ये चीज।
तो इन पॉइंट्स के ऊपर पावर जो है वो आपको क्या मिलती है, 0 मिलती है। इसके अलावा पावर जो है आपको पॉजिटिव ही मिल रही होती है। ठीक है, तो ये बात आपको बताई जा रही है कि इन 3 पॉइंट्स के अलावा 0, 180 और 660 के अलावा जो पावर है इन पे 0 है। इसके अलावा पावर जो है आपको पॉजिटिव मिलती है, जो क्या इंडिकेट करती है, जो इस चीज को इंडिकेट करती है कि लगातार इस सर्किट के अंदर पावर डिलीवर हो रही है और सर्किट जो है वो पावर को कंज्यूम कर रहा है। यही बात यहां पे बताई गई है, पावर इज पॉजिटिव एक्सेप्ट एट 0, 180 एंड 360 at which it drops to 0। सिर्फ ये पॉइंट है जिसके ऊपर पावर जाके 0 पर आती है, which means source is constantly delivering power to the circuit and circuit is consuming power। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के लिए हम जानते हैं कि I और V हमारा इस केस के अंदर दोनों इन फेज हैं, तो हम सिंपल सा P इज इक्वल टू I इंटू V का फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करते हुए हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। तो हम अभी देखते हैं जी इसकी एवरेज पावर क्या होगी, राइट। ओके जी, तो इसके लिए एवरेज पावर ले लेंगे I इंटू वी। ये जो सैंपल है वो बेसिकली एवरेज को शो कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये I और ये आ गया हमारे पास V। ये I करंट है और V क्या है, जो हमारे पास वोल्टेज है। इनके जो फार्मूले हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा होता है। दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, आई नॉट साइन थीटा इंटू वी नॉट साइन थीटा। अब आई नॉट वी नॉट को इससे ब्रैकेट से बाहर लिख दीजिए, आई नॉट वी नॉट। अब ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन का स्क्वायर थीटा। याद रहे साइन थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो -1 से लेकर +1 के दरम्यान में होती है। -1 भी हो सकती है, +1 भी हो सकती है, इसके दरम्यान भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अच्छा, अब जब हम साइन स्क्वायर की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर में भी आप देख सकते हैं कि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, आपको +1 हो जाता है। तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 1 के दरम्यान में आपको मिलती है। साइन जो फंक्शन है इसकी वैल्यू -1 से लेकर +1 के दरम्यान में होती है। अगर इसके स्क्वायर की बात कर लीजिए तो फिर हमारे पास जो है वो 0 से +1 के दरम्यान में जो वैल्यूज जो है वो आपको मिल रही होती हैं। समझ गए? ओके जी। तो अब क्योंकि हमने इसकी एवरेज लेनी है तो एवरेज में क्या करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू इसकी 0, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जो है वो 1। क्यों? ये साइन का स्क्वायर है। ये क्या है? साइन का स्क्वायर। तो साइन के स्क्वायर में एवरेज पावर जो है वो आपके पास क्या आएगी, 0 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 1/2 आएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो ये वाली एवरेज है वो क्या आएगी, 1/2 के इक्वल आएगी। तो ये जो यहां पर वैल्यू लिखी हुई है साइन स्क्वायर थीटा की, इसकी जगह पे आपने 1/2 यहां पे प्लेस कर देना है। तो पावर क्या आ जाएगी, एवरेज पावर इज इक्वल टू आई नॉट वी नॉट, और ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो इस तरह से आपने एवरेज पावर कैलकुलेट कर ली, 1/2 आई नॉट इंटू वी नॉट आ जाएगी, राइट। ओके, तो ये आ गई थी हमारे पास इसकी पावर कैलकुलेशन। अब हमने बात करी इसके ग्राफ पे। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम अभी जो एग्जाम हुआ है रिसेंटली उसके अंदर भी इसका जो है वो ग्राफ पेपर में पूछा गया था, तो वो ग्राफ बनाना आपको मैं सिखा देता हूँ। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत ही सिंपल आसान सा इसका ग्राफ है। देखो बच्चों, ये हमारे पास करंट और वोल्टेज जो है ना, दोनों की वेव फॉर्म है, वो दोनों को हमने यहाँ पे ड्रा कर लेना। ये देख सकते हैं आप, ये रेड कलर का हमारे पास आ गया, ये मैंने इसको शो किया हुआ है। रेड कलर का हमारे पास करंट है और ब्लू कलर का हमारे पास वोल्टेज है। तो करंट और वोल्टेज दोनों यहाँ पर मैंने बना दिए। अब वो क्या कह रहा है, कहता है जो आपको इसका पावर का कर्व मिलेगा ना, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज को मल्टीप्लाई करके मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ये इस पॉइंट के ऊपर करंट भी 0 है, वोल्टेज भी 0 है, पावर भी 0 होगी। अब इस पॉइंट पर देखो तो करंट भी हमारे पास मैक्सिमम पर है, वोल्टेज भी मैक्सिमम पर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगी। ये देखिए टॉप पर गया, उसके बाद फिर ऐसा ऐसा इनकी वैल्यूज कम होती जा रही है, पावर भी कम होती जा रही है। फिर जब ये हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू 0 होगी, पावर भी 0 होगी। फिर ऐसा ऐसा देखिए यहां पर ये, अब ये जो नेगेटिव वैल्यूज है ना, इनका आंसर पॉजिटिव कैसे है जरा वो देखो। आपको पता है कि नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो पॉजिटिव नंबर आता है। पता है ना इसको, -3 को -3 से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 9 आ जाता है। अब जहां पर देखो ये इस पॉइंट पे ये नेगेटिव वैल्यू है, -i0 कह लें इसको, अब v0 कह लें, और इसकी वैल्यू को -i0 कह लें। अब -v0 को -i0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का i0 v0 मिलेगा, इसलिए यहां पर भी जो पावर आपको मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, तो थ्रू आउट इसके अंदर पावर जो है वो लॉसेस होते हैं। जो पॉजिटिव केस है वो शो कर रहा है पावर लॉस को। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों यहां पे जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज की मल्टीप्लिकेशन से ही हमें पावर मिलती है। तो जैसे जैसे वक्त के लिहाज से इनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे पावर बढ़ती जा रही है। जब करंट और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, पावर भी मैक्सिमम होती है। फिर जब ऐसा ऐसा करंट और वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाती है, पावर भी कम होती जाती है। फिर करंट और वोल्टेज जब 0 हो जाते हैं, पावर भी 0 हो जाती है। अब करंट और वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि बिलो द एक्सिस है। तो नेगेटिव वैल्यू को नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर पॉजिटिव आता है, तो फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होती है। यहां पे इस पॉइंट के ऊपर -i0 -v0 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का i0 v0 बनेगा, तो फिर आपको मैक्सिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी। फिर ऐसा ऐसा इनकी वैल्यू कम होती जाएगी, पावर भी कम होती जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये ग्राफ आता है। अब मैं अगर आपको इसको सेपरेटली करके दिखाऊं आपको, तो वो किस तरह से होगा, ये आ गया मेरे पास वोल्टेज वाला, ये आ गया ब्लू कलर का,
ठीक है। ये आ गया हमारे पास करंट, ये रेड कलर में, और ये इसके बदले में पावर। अब देखो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर दोनों 0 0, पावर क्या मिली 0 पे। इस पॉइंट के ऊपर ये आई नॉट वी नॉट मल्टीप्लाई होगी, आई नॉट वी नॉट बनेगी प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगी तो ये देखिए टॉप पर चलेगी। उसके बाद फिर ऐसा था ये कम हो रही है, पावर भी कम हो रही है। फिर जब ये आई और वी दोनों 0 हुए, पावर भी 0 हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ नेगेटिव में, ये माइनस वी नॉट और ये माइनस आई नॉट, माइनस वी नॉट को माइनस आई नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको आई नॉट वी नॉट मिलेगी प्लस में, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस मिलती है, इसलिए पावर यहां पर प्लस में मिली। ठीक है बच्चे, अक्सर पूछते हैं साइज का ग्राफ नीचे बनना चाहिए था, आपने ऊपर क्यों बनाया? क्योंकि इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इसकी वैल्यू भी नेगेटिव है, इन नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा सिंपल में, तो इसलिए यहां पर आपको पावर जो है वो पॉजिटिव ही मिलेगी। ठीक है, तो यहां पे ये हमारे पास सिंपल सा और आसान सा इसका ग्राफ था। आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, ये किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।